नमस्कार। एससीजी न्यूज पर चुनावी विश्लेषण के साथ मैं हूं नरेंद्र पांडे। 18वीं लोकसभा के चुनाव का छठवां चरण 486 सीटों के साथ 25 मई को संपन्न हो गया। एनडीए गठबंधन 400 से अधिक सीटें जीतने का दावा कर रहा है, वहीं कांग्रेस की अगुवाई वाली इंडी गठबंधन भी 300 से अधिक सीटों पर बाजी मारने का भरोसा जता रहा है। हालांकि अभी अंतिम चरण के लिए 1 जून को वोटिंग होना है, जिसमें 57 सीटों पर मतदान होगा। दिलचस्प तो यह है कि हर बीतते चरण के साथ दोनों पक्ष एक दूसरे की सीट कम होने का दावा कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी जहां कमल के मुरझाने की बात कर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि हाथ के हालात अभी बदलने वाले नहीं है। आंकड़ों के दर्पण में झांके तो लोकसभा की 543 सीटों में से पिछली बार समाजवादी पार्टी के खाते में सिर्फ 5 सीटें आई। अब की बार पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ताल ठोककर दावा कर रहे हैं कि गठबंधन उत्तर प्रदेश की 80 में से 79 सीटें यानी कि 79 सीटों पर जीत हासिल करेगा। इसी तरह अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की लोकसभा में सिर्फ 1 सीटें थी, लेकिन वह भी मौजूदा चुनाव में अधिकांश सीटों पर जीत का ताल ठोक रहे हैं। बंगाल में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के पास अभी 22 सीटें हैं, लेकिन उनका दावा है कि इस बार पश्चिम बंगाल में उनकी पार्टी 32 से 35 सीटें जीतकर आएगी। पिछले चुनावों में शून्य पर पहुंचने वाला राष्ट्रीय जनता दल भी बिहार की सभी सीटों पर गठबंधन के कब्जे का दावा कर रहा है। कांग्रेस की मात्र 52 सीट है, लेकिन उनके नेताओं को पक्ष में अंडर करंट चलता हुआ दिखाई दे रहा है। विपक्षी दल के कई नेता यह मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर जनवरी फरवरी में चुनाव हुआ होता तो भारतीय जनता पार्टी सभी 80 सीट प्राप्त कर सकती थी, क्योंकि तब राम मंदिर का मुद्दा सामने था। मार्च आते आते यह आंकड़ा 60 और 20 का हो गया है। अप्रैल के शुरू में जो संभावनाएं जताई जा रही थी, वह महीने के अंत में और घट गई। अब मई के अंत तक दोनों दलों के बीच सीटों का अनुपात 50:30 का आकर टिक गया है। इस बार के चुनाव में नाना करते हुए कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, आम आदमी पार्टी, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी और शिवसेना उद्धव गुट सहित तटीय प्रदेश के क्षेत्रीय दलों की एकजुटता का जमीन पर कुछ असर दिखने लगा। रोजगार, महंगाई, पेपर लीक, सरकारी नियुक्तियों में लगातार कटौती, अग्निवीर जैसी योजनाओं को लेकर विपक्षी दल सरकार को कटघरे में खड़ा करते रहे हैं और सत्ता पक्ष इन मुद्दों पर बंगले झांकता हुआ नजर आ रहा है। 3 लोकसभा क्षेत्र से विपक्षी नेताओं को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से दूर रखने का कुत्सित प्रयास भी सत्तारूढ़ गठबंधन के लोकतांत्रिक नियत की कलई खोलने लगा। रही सही कसर चुनावी बांड ने पूरी कर दी, जिससे अब जनता के मन में विपक्ष के प्रति थोड़ा थोड़ा भरोसा उगने लगा है। इंडिया ब्लॉक के घटक दलों द्वारा बार बार सामाजिक और आर्थिक न्याय की बात करना भी जनता को आकर्षित कर रहा है। यूपी बिहार में जाति गणना, दक्षिण में महिलाओं के लिए मासिक आय योजना से जनता का रुझान इनके पक्ष में कुछ बढ़ा तो जरूर है, पर भारत का मतदाता ना बहुत जागरूक है। मतदाताओं की नजर उम्मीदवारों और खासकर बड़े नेताओं की हर गतिविधियों पर रहती है। कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री के बार बार कपड़े बदलने को लेकर तंज कसती रही है, लेकिन भारत के लोगों को कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का टी शर्ट पहनकर पूरे देश में घूमना भी बहुत कुछ अच्छा नहीं लगा। अपने अपने तरह के कुतर्कों से कांग्रेस के शुभेच्छु से ढकने का भरसक प्रयास भी करते रहे, लेकिन जो खुला सच है वो छिप कैसे सकता है। कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रचार अभियान को पिछले चुनाव की तुलना में थोड़ा सघन जरूर किया है। देश के मौजूदा समस्याओं को सवालों के रूप में उभार कर उसके समाधान के लिए हाथ बदलेगा हालात जैसे नारा भी गढ़ा। लेकिन लाख टके का सवाल यह है कि इतना होने के बावजूद भी अगर कांग्रेस पार्टी अपनी जीत 3 अंकों तक नहीं ले जा पाती तो उसके लिए मुश्किल और बढ़ती चली जाएगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय पार्टी के रूप में बनाए रखने का संकट भी गहरा हो जाएगा। पिछले 10 वर्षों में सत्ता से बाहर रहने के कारण पार्टी के अधिकांश नेता पहले ही पार्टी का साथ छोड़ चुके हैं। अगर पार्टी कुछ खास नहीं करती तो बचे खुचे भी शायद ही बच पाए। राजनीतिक विश्लेषक, आमजन, चौक चौराहों के चौपाल विशेषज्ञ, छोटे बड़े ज्योतिष वगैरह सभी अपने अपने तरीके से चुनाव नतीजों को लेकर अपना निष्कर्ष देने लगे हैं। हालांकि अभी तक अधिकतर जानकारों का यह दावा है कि देश में फिर से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही एनडीए गठबंधन की सरकार बनने जा रही है।
इन लोगों का आकलन है कि भाजपा को इस चुनाव में कुल 42 से 45% तक वोट मिल सकते हैं। हो सकता है ज्यादा भी मिल जाए तो कोई आश्चर्य नहीं है। जाहिर है, अगर भाजपा और उसके मित्र दलों को इतने फीसदी वोट मिले तो सरकार तो उन्हीं की बनेगी। बात तो हमें महान राजनीतिक चिंतक योगेंद्र यादव की भी करनी चाहिए, जो राहुल गांधी की एक पदयात्रा में शामिल हुए थे। डॉक्टर लोहिया के विचारों को मानने वाले योगेंद्र के मुताबिक इन चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 240 से 260 के आसपास ही सीट मिलेगी और एनडीए के साथी दलों को लगभग 35 से 45 सीटें ही मिल सकती है। मतलब उनके अनुसार भाजपा और एनडीए को मिलाकर 275 से 305 के बीच सीटें मिलने जा रही है। तो भाई देश में सरकार बनाने के लिए 272 सीटें तो चाहिए। यह तो राहुल समर्थक योगेंद्र जी की भविष्यवाणी है। दूसरी तरफ चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर का दावा भी देख लेते हैं, जो इस लोकसभा में कांग्रेस के 3 अंकों के आंकड़े तक नहीं पहुंचने का दावा कर रहे हैं। इसके साथ वो यह भी दावा करते हैं कि 2019 में भाजपा के पास जो संख्या थी, कमोबेश वही संख्या भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में भी दोहराती हुई दिखाई पड़ रही है। हो सकता है इससे बेहतर भी हो जाए। हालांकि उनके दावों पर बवाल भी बहुत मचा। उनकी राय से इत्तेफाक न रखने वाले उन पर तमाम तरह के आरोप भी लगा रहे हैं। इधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी एक बयान देकर राजनीतिक तूफान सा खड़ा कर दिया, जब उन्होंने दावा किया था कि मोदी जी 75 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर प्रधानमंत्री पद छोड़ देंगे। मतलब केजरीवाल पूरी तरह से यह मान लिए कि उनका गठबंधन चुनाव हार रहा है। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ कर दिया कि मोदी जी 2029 के बाद भी प्रधानमंत्री बने रहेंगे। बहरहाल अभी लोकसभा चुनाव का अंतिम चरण होना शेष है। इतनी भयंकर गर्मी में मतदान करने के लिए घर से बाहर निकलना और मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी लाइन पे खड़े होना सच में बड़ी हिम्मत की बात है। आजकल देश के बड़े भूभाग पर सूरज देवता आग उगल रहे हैं। पारा 45 डिग्री तक पहुंच रहा है। इन हालातों में मतदान के बढ़ने की उम्मीद करना तो बेमानी ही होगी। चुनाव आयोग को सरकार और सियासी दलों से मिलकर आगामी लोकसभा चुनाव मार्च अप्रैल के महीने तक संपन्न कराने का प्रयास करना चाहिए।